हाँ बच्चों, तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में। जो हम लोग बात कर रहे थे उसी में को क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ मैं। अब आप फिर से मैं एक इसका ये लिख दूँ, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उनके क्रम में हमने कल आप लोगों से बात की, उससे परसों एक दिन बात किया था नगर नियोजन के बारे में। इसके बाद आपको बात हम लोगों ने किया था हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यवस्था के बारे में। इसके बाद सील के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे इनके सील के बारे में। अब इनके बात करेंगे तकनीक और शिल्प के बारे में। इनकी जो है आपको चौथी जो विशेषताएं हैं वो है क्या है, तकनीक और शिल्प। इनकी पांचवी विशेषताएं हैं तकनीक और शिल्प के बारे में। तकनीक और शिल्प के बारे में तो अब इनको आप समझने का चेष्टा करें, प्रयास करें। देखिए यहाँ पर तकनीक और शिल्प की इनकी क्या विशेषताएं थी। ये लोग चरखा से परिचित थे, ये लोग ईंट से परिचित थे, ये लोग ईंट बनाते थे। इनके बाद ये लोग नाव बनाते थे व्यापार करने के लिए, एक दूसरे से दूसरे मतलब जगह जाने के लिए समुद्री मार्ग से। इनके बाद इनका आभूषण बनाते थे। इनके बाद इनकी जो विशेषताएं जो थी, कांस्य के बर्तन बनाते थे। इनके बाद मिट्टी के बर्तन बनाते थे और आपको मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनके बाद इनके यहाँ पर सोना का भी खोज हो गया था, सोना का आभूषण ये लोग बनाते थे। इस प्रकार से इनकी अब मैं बताता हूँ। चरखा जो है किसके लिए, कपास के द्वारा सूत बनाने के लिए सूत का प्रयोग करते थे। ईंट जो है आपको घर बनाने के लिए प्रयोग करते थे। नाव जो है वो यातायात जल में यातायात के लिए करते थे। और साथ में उनके यहाँ पर एक लकड़ी की गाड़ी भी प्राप्त हुई है। तो इससे अच्छा आभूषण में आपको सोना का प्रयोग करते थे। इसके बाद पत्थर का भी आभूषण बनाते थे और साथ में हड्डी का भी आभूषण बनाते थे। कांस्य के बर्तन के बारे में आपको पता होगा, तांबा प्लस टीन दोनों मिलाकर के, तांबा और टीन मिलाकर के कांस्य का बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन जो थे इनके लाल और काले होते थे। और लकड़ी की गाड़ी होती थी जिनसे माने स्थल में यातायात करते थे, माने सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। और सोना का भी आभूषण का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इनका तकनीक और शिल्प की जो व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि देखा गया है कि जहाँ पर अभी भी आप देखते होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा शहरी क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो तकनीक और शिल्प में काफ़ी विकसित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वस्तुओं की जानकारी नहीं होती है, जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों को अधिक वस्तुओं की जानकारी होती है। जिसका मैं अभी वर्तमान के उदाहरण में बताता हूं मैं आपको। जो ग्रामीण क्षेत्र में आपको अभी का उदाहरण बताता हूं। जितनी विकसित गाड़ियां गांव के माने शहरी क्षेत्र में मिलेगा उतनी विकसित गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। जितनी आपको खाने पीने की जो यंत्र जो है वो जितनी
नहीं आपको शहरी क्षेत्र में मिलेगा, वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में एसी, कूलर इत्यादि का अभी भी अभाव है। इनके बाद वहाँ फ्रिज की अभाव है। इनके बाद आपको वॉशिंग मशीन का अभाव है। लेकिन शहरी क्षेत्र में लगभग सभी घरों में ये सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। अर्थात जो शहरी क्षेत्र के लोग जो होते हैं वे ज़्यादा उन्नत होते हैं, क्योंकि उनके पास में वस्तुएं जल्दी जल्दी पहुंच जाती है। और आज के वर्तमान समय में तो टीवी के माध्यम से, रेडियो तो बहुत पुरानी हो गई, मोबाइल के माध्यम से, नई नई वस्तुओं प्रचार के माध्यम से, और भी अन्य सोशल मीडिया के प्रचार के माध्यम है, उन माध्यमों से नई नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। और मशीन का लोग अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और अपने जीवन को सुगम बनाते हैं। अब यहाँ देखिए ना, घर में आपको घर को साफ करने की मशीन आ गई है, बर्तन धोने की मशीन आ गई है, कपड़ा धोने की मशीन तो पहले से ही है। आपको गर्मी ना लगे उसके लिए एसी की व्यवस्था है, गर्मी के समय में, ठंड के दिनों में हीटर की व्यवस्था है। कहने का मतलब अनेक अत्यधिक विकसित व्यवस्था है। उसी तरह से उस समय की सभ्यता के काल में ये जो था सिंधु नदी घाटी सभ्यता, उसमें उनकी तकनीक और शिल्प जो थी वो काफ़ी उस समय के हिसाब से काफ़ी विकसित थी। अब हम आते हैं, ये तकनीक और शिल्प हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं इनके अगली जो विशेषताएं हैं, उनकी अगली विशेषता है व्यापार। ये इनका है व्यापार, इनका अगली विशेषता है व्यापार। अब व्यापार के बारे में आप समझिए, ये इनकी अगली विशेषता क्या थी। व्यापार में ये लोग यहाँ पर आपको मुहर, व्यापार में इनको भी आप देखिए, इनके यहाँ मुहर प्राप्त हुआ है, इनके बाद इनका व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया में यहाँ की सिंधु नदी घाटी सभ्यता की मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की मुहर प्राप्त हुई है। अर्थात ये लोग यहाँ से व्यापार में उनको जो मोहर जो होते थे, सोने का मोहर, उन मोहरों का प्रयोग करते थे। इसके बाद इन लोग नाप तौल के लिए 16 गुनज का प्रयोग करते थे, जो अभी भी होता है। 16 का मतलब 16 आना मतलब 1 रुपया। पहले भारत में 16 आना मतलब 1 रुपया हुआ करता था, जो अभी पैसा बाद में 100 पैसा के रूप में हो गया। पहले आना होता था, आधा पैसा होता था, वो आप नहीं जानते होंगे बच्चे, वो उस समय में होता था। 16 आना का 1 रुपया होता था। इसके बाद उनके यहाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेन देन प्रणाली थी। लेन देन प्रणाली का अर्थ है, जो जैसे किसान को कपड़ा खरीदना है तो वे अनाज देते थे और कपड़ा ले लेते थे। मतलब वस्तु का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की प्रयोग करते थे। इनके बाद यहाँ पर नीला पत्थर भी प्राप्त हुआ है। नीला पत्थर देखा गया है। अभी भी हम जानते हैं कि बहुत लोग अंगूठी में डाल करके, ये आपको पोखराज का क्या क्या बोलते हैं, गोमेद इत्यादि पत्थर अंगूठी में डालते हैं, और वो क्या नाम है, वो मतलब उनकी ज्योतिष विद्या, भाग्य के लिए जादू टोना। ये तो हम तो हालांकि करते नहीं हैं। हम तो ये जानते हैं जो भाई आदमी मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान निश्चित है, या जो भी ऊपर वाला है वो ऊपर वाला आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त देंगे, क्योंकि कर्म ही मानव के, भगवान ने, कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जो मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म के अलावा उसके जीव हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कहा गया है, भगवान ने कहा है, जिस तरह से हम मानव को इस पृथ्वी पर भेजते हैं कर्म करने के लिए, अगर वो गलत कर्म करता है तो उसको उस गलत के हिसाब से दंड मिलता है, अगर वो अच्छा कर्म करता है तो अच्छे के हिसाब से दंड मिलता है। इसीलिए मानव को हमारे अपने हाथ में एक कर्म है जो निष्काम कर्म, अब हम कभी बताएंगे। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि मनुष्य को माने बिना फल की चिंता किए हुए,
निष्काम कर्म का एक ही अर्थ है, मनुष्य बिना फल की चिंता किए हुए जो कर्म करता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। अर्थात अब जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका अर्थ यहाँ पर अगर मेरी पढ़ाने का एक उद्देश्य हो जाए, अरे पैसा ही कमाना है, तब जो है ना वो निष्काम कर्म नहीं हुआ। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो अगर हमारे पास में ज्ञान है तो उन ज्ञान को बच्चों को दूं और बच्चे सीखे और अच्छे करें, बस हो गया। और अगर जिनको अच्छा लगे तो करे, ना लगे तो हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है मेरी बात उनको समझ में ना आ रही हो सकता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सबकी बातें समझ में नहीं आती है, यही बात है। ज़्यादा ना मैं इनमें बातों में मैं पढ़ूं। इनके बाद इनकी थी राजनीति, अगला पॉइंट था राजनीति, इनकी विशेषताएं थी राजनीति। राजनीति का मतलब है जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो था यहाँ का शासक होता था, व्यापारी वर्ग शासक होता था, व्यापारी वर्ग शासक होता था। अभी भी आप देखेंगे, मेरी बात को समझिए, कि अभी भी आप वर्तमान समय में भी अगर आप बारीकी से सोचते होंगे तो पूरे देश को, किसी भी विश्व के कोई भी देश हो, उन देशों को चलाने में व्यापारी का प्रमुख योगदान होता है। अगर ये व्यापारी ना हो तो देश न चलेगा, और पूरे देश की शासन व्यवस्था के तंत्र को घुमाने में व्यापारियों का हाथ होता है। क्योंकि इनको हम लोग पॉलिटिकल जब कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जो इनकी लॉबी होती है, और ये लॉबी इनकी मतलब संसद भवन के बाहर इनकी लॉबी घूमती रहती है, व्यापारियों की लॉबी, और अपनी इच्छा के अनुसार वो कानून बनवा लेता है संसद में। अभी भी आप जानते हैं कि विरोधी पार्टी जो होता है, सत्तारूढ़ दल जो होता है, उनका विरोधी पार्टी कहता है जो ये व्यापारी के हाथ से बिक गया है। जैसे अब बहुत सारे लोग, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कहता है व्यापारी के हाथ से बिक गया था, लेकिन वास्तविक है कि ये व्यापारी वर्ग जो होते हैं ये, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को शासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन कौन देता है? सामान्य वर्ग के लोग नहीं देते हैं, उनको चुपके से व्यापारी वर्ग के लोग देते हैं। और व्यापारी वर्ग के लोग अपनी इच्छा के अनुसार वो अपनी उनका जिसमें लाभ हो, उनके लाभ के हिसाब से वे कानून बनवाते हैं। तो सेम मतलब, कहने का मतलब, कभी प्रत्यक्ष तौर पर और कभी अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे विश्व के शासन व्यवस्था को व्यापारी वर्ग ही चला रहा है। अगर आप बारीकी से देखें तो कोई भी कानून जो होता है वो व्यापारी वर्ग के बिना पूछे हुए कोई भी कानून बन नहीं सकता है। ये क्योंकि वो कहीं भी कोई भी शासन हो, वो राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, उन तंत्रों में शासन व्यवस्था चलाने का प्रमुख योगदान व्यापारियों का होता है। तो उस समय में भी राजनीति को चलाने का स्थान किसको था? व्यापारिक का होता था। इसके बाद आपको, अब बस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब दो तीन पॉइंट और रह गया है, इनकी विशेषताएं वो कल हम समाप्त कर देंगे, और इसके साथ ही सुंदर नदी घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।